नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। आज मंथन का स्पेशल एडिशन। आज हम विश्व हृदय दिवस है आज, और इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। कुल मिलाकर आज विश्व हृदय दिवस के मौके पर हम बात करेंगे उस नन्हे से अंग की जो हमारे जीवन की हर धड़कन को संभाले रखता है, हमारा दिल। ये सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पर धड़कता अंग नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं, जुनून, जीवटता का प्रतीक है। दिल से दिल तक की कहावत तो सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही दिल आज कई खतरों से घिरा है। खतरे मंडरा रहे हैं। तनाव, गलत खान पान और आधुनिक जीवन शैली की भागदौड़ में हमारा दिल थक रहा है। हार्ट अटैक और हृदय रोग अब उम्र की सीमाओं को तोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर और ख़ास तौर पर कोरोना काल के बाद, कोरोना से जो लोग उभरे, और ये भी चर्चा है कि वैक्सीनेशन के बाद तो और भी इस तरह की घटनाएं बढ़ी। दिल की बीमारी क्या महामारी का रूप ले रही, ये बड़ा सवाल है। तो आप अपनी दिलों की धड़कनों को, कहते हैं ना, दिलों की धड़कनों को थाम कर रखिए। तो हम कह रहे हैं कि दिलों की धड़कनों को सुरक्षित रखिए। इसे न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि खुशहाल भी बनाए रखें, स्वस्थ और खुशहाल बनाए रखें। तैयार रहिए, क्योंकि आज हम दिल की गहराइयों में उतरने वाले हैं। दिल शब्द सुनते ही हमारे मन में सिर्फ एक अंग की छवि नहीं उभरती, बल्कि भावनाओं का समंदर लहराने लगता है। आदिकाल से, प्राचीन काल से ही दिल को भावनाओं का केंद्र माना गया है। भले ही विज्ञान हमें बताता है कि ये भावनाएं मुख्य रूप से मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, लेकिन सांस्कृतिक, साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिल की भावनात्मक भूमिका इतनी गहरी है कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है। हालांकि मस्तिष्क भावनाओं को प्रोसेस करता है, लेकिन दिल की धड़कनें भावनाओं से सीधी जुड़ी होती हैं। जैसे डर लगने पर दिल की धड़कन तेज होती है, या खुशी में दिल खिल उठता है, उछलने लगता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि हृदय और मस्तिष्क के बीच हार्ट ब्रेन कनेक्शन है। हृदय में न्यूरॉन्स होते हैं जो भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट जैसे संगठन इस पर शोध करते हैं, जहां कोहेरेंस नामक तकनीक से दिल की लय को संतुलित कर भावनात्मक स्वास्थ्य सुधारा जाता है। तनाव और भावनात्मक स्वास्थ्य, आधुनिक जीवन में दिल की भावनात्मक भूमिका तनाव से जुड़ी है। और जब हम भावनात्मक रूप से आहत होते हैं तो यह शारीरिक रूप से भी हृदय रोगों को जन्म दे सकता है, जैसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। मनोविज्ञान में दिल को इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा माना जाता है, जहां सहानुभूति दिल से आती है। तो कुल मिलाकर आज मंथन में हम इसी पर बात करेंगे। दिल दा मामला है। अब अभी हाल के कुछ वर्षों में कहीं जिम में जाते हुए 20 साल के लड़के का हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, मौत हो जाती है। कहीं कोई मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, उसके साथ ही घटनाएं हो जाती। जरा इसको फुल स्क्रीन किया जाए। कुल मिलाकर बहुत सारी घटनाएं हैं। अब तो ऐसा लगता है रामलीला में हार्ट अटैक हो गया, पात्र जो हैं वो स्वर्ग सिधार गए। बैठे बैठे हार्ट अटैक, पढ़ते पढ़ते हार्ट अटैक, मैच खेलते हुए हार्ट अटैक, नाचते नाचते हार्ट अटैक, शादी में दूल्हा हार्ट अटैक से जान गंवा देता है। ये बहुत सारी तस्वीरें, और अब तो ये तस्वीरें आम जैसी हो गई हैं, ये आम हो गई हैं। और ये भी लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने अमेरिका की एक अदालत में ये माना है कि कहीं ना कहीं उसमें वैक्सीन में ऐसे तत्व हैं, कोरोना के वैक्सीन में, जो
थक्के जमाते हैं और नुकसान होता है इससे, है ना। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं क्या ये बड़ी वजह है, क्या ये बड़ी वजह है? ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो ये घटनाएं हाल के वर्षों में बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। अब चूंकि जो वैक्सीन का मसला है उसको भारत में कोई और नहीं कर रहा, सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं, लेकिन मेडिकल साइंस में और मेडिकल क्षेत्र में ये लगातार चर्चा हो रही है, भले ही दबी जुबान से सही, लेकिन चर्चा हो रही है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो अपने आप में बहुत आम हो चुकी हैं। अब एक ये पहलू है कि किस तरीके से घटनाएं बढ़ी हैं, हृदय रोग महामारी का रूप ले रहे हैं, समस्या है। लेकिन सांस्कृतिक और साहित्यिक जो संदर्भ है उसमें अगर देखें तो दिल की भूमिका प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। दुनिया भर की संस्कृतियों में दिल को प्यार का सिंबल माना जाता है। हिंदी साहित्य में मीर तकी मीर जैसे गजल गो ने उनकी गजलों में दिल को इसकी आग में जलने वाला बताया गया है। दिल नादां तुझे क्या हुआ है, इस तरीके की जो शेर व शायरी हुई है। वैलेंटाइन डे पर दिल का लाल चिन्ह तो वैश्विक रूप से प्रेम का नुमाइंदगी करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ये भावनात्मक भूमिका हमें बताती है कि दिल न सिर्फ जोड़ता है बल्कि टूटने पर दर्द भी देता है। और दिल टूटने की एक कहावत है, साहस और दृढ़ता में अगर देखें तो हार्ट ऑफ लायन या हिंदी में दिलेर शब्द का प्रयोग किया जाता है कि बड़ा दिलेर आदमी है फलां। तो दिल को लेकर इतनी व्याख्याएं हैं, इतनी कहावतें हैं। महाभारत जैसे ग्रंथों में योद्धाओं का दिल बड़ा होना उनके साहस को दर्शाता है। और अभी आधुनिक संदर्भ में कहते हैं कि यार उसने दिल बड़ा कर दिया, यानी लिबरल हो गया, दिल के दरवाजे उसने खोल दिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई दिल दरिया कर दिया, यानी बिल्कुल ठीक है, जाओ माफ़ किया। तो इस तरह की चुनौतियाँ रहती हैं और दिल को लेकर बहुत सारी इस तरह की बातें हुई हैं, इन पर हम बात करेंगे। तो हमने शेरो शायरी, संस्कृति से लेकर मेडिकल साइंस तक, न्यूरॉन्स के उत्पादन तक बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। और दिल का कनेक्शन ब्रेन से है ऐसा माना जाता है। विज्ञान क्या कहता है हमें पता नहीं है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और मंथन का ये विशेष संस्करण, ये कुल मिलाकर जो ये हम आज विशेष संस्करण लेकर आए हैं, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। हो सकता है आज नेशनल मीडिया, हमारे जैसे तमाम चैनल बहुत सारे विषय लेकर बैठे होंगे। कहीं हमें देख रहा था, कहीं धर्म से चलेगा देश, कहीं संविधान से चलेगा देश, कहीं कपड़ों से देखकर किसी की जात और धर्म पहचाना जाता है। इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी डिबेट आपको मुख्य धारा के मीडिया में इस वक्त आप टीवी खोलेंगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुझे लगा कि आज दिल की बात करनी चाहिए और दिल से बात करनी चाहिए। तो हमारे साथ जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. त्रिवेदी साहब इस चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डॉक्टर प्रोफेसर अमित भूषण हैं, डायरेक्टर हैं पारस हॉस्पिटल के जो हृदय रोग का विभाग है उसके डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अमित, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी हैं, स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल उत्तराखंड के मेडिकल डायरेक्टर हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। कुल मिलाकर अगर चर्चा की शुरुआत की जाए तो डॉक्टर ए.के. त्रिवेदी से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब, दिल को लेकर तमाम बहुत सारी बातें कही गई हैं, तमाम मतलब मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए हैं, तमाम शेरो शायरी लिखी गई हैं। तो इसको लेकर बहुत सारी मतलब सांस्कृतिक, सामाजिक गज़लें, शेरो शायरी और फिर मेडिकल में जो हाल की घटनाएं हैं उनको लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। तो सबसे पहले तो आज विश्व हृदय दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। डॉक्टर त्रिवेदी, हाल में अगर देखा गया है कि दिल को लेकर बहुत सारी घटनाएं तेज़ी से बढ़ी हैं, मूल रूप से आज विश्व हृदय दिवस के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे
ये क्यों हो रही हैं चीज़ें। और बहुत बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि भाई ये जब से कोरोना वैक्सीन लगी तब से ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी हैं। डॉक्टर त्रिवेदी, अनम्यूट करिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर त्रिवेदी अनम्यूट करिए, आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम। जी जी हाँ, नमस्कार। प्लीज, नमस्ते। हाँ, नमस्कार सर। जी, मैं सभी श्रोताओं को अपने दिल से यह धन्यवाद देता हूँ कि वो विश्व हृदय रोग दिवस पर सबका ध्यान हृदय रोग की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि पूरे समाज का, पूरे वर्ल्ड का ध्यान हार्ट की बीमारियों से बचने के लिए जाए, जिससे आगे आने वाले भविष्य में हार्ट की बीमारी से बचा जा सके। इसका आजकल के समय में देखा जा रहा है कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि चेंज नहीं की जा सकती हैं। जी, जैसे उम्र के बढ़ने के साथ साथ हार्ट डिसीज होने का चांस बढ़ता चला जाता है। जी, इसी तरह अगर फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है कि अगर किसी को, पेरेंट्स को कम उम्र में हृदय रोग हो गया है जी, या भाई बहनों में हृदय रोग हो गया है, तो ऐसे में हृदय रोग होने का चांस बहुत ज्यादा है। जी, तो ये चीजें तो तब्दीली नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनमें आपका कंट्रोल है, अगर है तो हार्ट डिसीज से बचा जा सकता है। जैसे आपको अगर डायबिटीज है, तो जी, अगर डायबिटीज को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं तो इससे हार्ट डिसीज से बचा जा सकता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर को अगर अच्छी तरह से कंट्रोल में रखा जाता है तो हार्ट डिसीज से बचा जा सकता है। इसी तरह अगर कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखा जाए तो हार्ट डिसीज से बचा जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि ये सब बीमारियां शरीर में कोई सिम्टम नहीं देती हैं। अगर वो बहुत सीवियर स्टेज में नहीं है तो किसी को पता नहीं होता कि उनको डायबिटीज चल रही है, या वो प्री डायबिटिक है, या उनको ब्लड प्रेशर है, या उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ये किसी को नहीं पता होता। और कुछ सालों के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल और ये सब बीमारियां मिलकर हार्ट में ब्लॉकेज पैदा करती हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप समय पर अपना परीक्षण कराते रहें कि आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, और आपका ब्लड शुगर कैसा है। और उसमें बहुत खास है कि आपका वजन कितना है। अगर वजन आपने ज्यादा रखा हुआ है तो भी बहुत सी बीमारियां हार्ट से रिलेटेड आप दावत दे रहे हैं। जी, और इसी समय जब आप चेकअप के लिए जाते हैं तो उसी समय आपको सलाह दे दी जाती है कि अगर तम्बाकू या स्मोकिंग का सेवन कर रहे हैं तो उसको आप तुरंत ही छोड़ दे। तो अगर इन सब चीजों की तरफ ध्यान दिया जाता है तो हार्ट डिसीज से बचा जा सकता है। क्योंकि हार्ट डिसीज दो तरीके से सामने आती है। हार्ट डिसीज जब हम बात करते हैं तो वो ब्लॉकेज की ही बात करते हैं। हार्ट डिसीज तो बहुत तरह की होती है, लेकिन एक जनरल पब्लिक के लिए हार्ट डिसीज मीन्स हार्ट अटैक वाली बीमारी, ब्लॉकेज वाली। जी, तो ये दो तरह से सामने आती है। या तो कुछ लोगों को एंजाइना होता है, तो वो लोग अगर सचेत हो जाएं, समय पर ध्यान दे दें कि ये जो दर्द हो रहा है हमको, ये एंजाइना का दर्द है, तो आगे आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। क्योंकि उसको सही समय पर सही उपचार मिल जाएगा। लोग एंजाइना को समझ नहीं पाते हैं कि ये हमको जो दर्द हो रहा है ये एंजाइना का दर्द है। उसको लोग बहुत दिनों तक गैस का पेन समझते हैं। जी, खास तौर से वो मरीज जो बहुत दिनों से गैस से सफर कर रहे हैं, वो उस हार्ट के दर्द को भी गैस से ही जोड़ देते हैं, और वो धोखा खा जाते हैं और उनको सीवियर अटैक पड़ता है, और वो जी, उनमें मृत्यु की भी संभावना रहती है। दूसरे मरीज होते हैं एंजाइना के अलावा जिनको एंजाइना नहीं होता है, ब्लॉकेज में एक क्लॉट बन जाता है और अचानक हार्ट अटैक हो जाता जी, है। जी, ये ऐसा यंग लोगों में बहुत देखा गया है, खासतौर से स्मोकिंग करने वाले लोगों में, कि अचानक हार्ट में कोई ब्लॉक धीरे धीरे बन रहा है, कोई सिम्टम नहीं आए हैं, एंजाइना नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर एक क्लॉट बनते ही उनको अटैक हो जाता है और थोड़ी देर में ही मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बस एक ही तरीका है कि अपना किसी भी तरह का ऐसी चीज का सेवन न करें, स्मोकिंग और टोबैको का। वजन को कंट्रोल रखें, जो भी बीमारियां हमने बताई हैं उन सबको पूरी तरह कंट्रोल रखें। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपनी 40 साल की उम्र के बाद, या जिसके फैमिली हिस्ट्री है तो 30 साल की उम्र के बाद, ये रेगुलर चेकअप कराते रहें। ये धोखा उन्हीं लोगों को होता है जो लोग अपने को समझते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम क्यों चेकअप कराएं। और जी। वही लोग धोखा खाते हैं। जो लोग रेगुलर चेकअप कराते रहते हैं वो इस बीमारी से बचे रहते हैं। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर त्रिवेदी ने बताई। और ये
जो हार्ट डिजीज़ का जो ओल्ड स्कूल है उसके मुताबिक किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, डॉक्टर त्रिवेदी ने उस तरीके से बताया कि आप कैसे इसको आगे बढ़ें। हमारे साथ अमित भूषण हैं, डॉक्टर अमित भूषण हैं, पारस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अमित, मैं आपके पास आ रहा हूँ सीधे। कुल मिलाकर अभी हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में और पोस्ट कोविड को अगर ले लें खास तौर पर, तो उसके बाद से हार्ट अटैक की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे और बहुत यंग एज में 20 साल का लड़का, 15-18 साल का लड़का, 22 साल का लड़का, 28 साल का लड़का, इस तरह की चीज़ें आई। लेकिन हमारे यहाँ भारत में, विश्व में तो तमाम चर्चा इस बात को हो रही है कि भाई ये कोरोना वैक्सीन का कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। हमारे यहाँ इस पर कोई बात नहीं बढ़ रही है। मेडिकल जो हमारे यहाँ के मेडिकल के लोग हैं वो इस बात को कहाँ तक ले जा पाएंगे या ये सब कोरी अफवाह है। इन चीज़ों को ज़रा आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ये इसमें कहीं कोई कोरोना की वैक्सीन की भूमिका है जो हाल के जो हार्ट अटैक हुए हैं कम उम्र के लोगों में। डॉक्टर अमित, तो आपने बहुत सही बताई बात कि भारत में जो है 20 साल पहले हार्ट अटैक होने की एज ग्रुप होती है। नॉर्मल पीक एज ऑफ हार्ट अटैक इन द वर्ल्ड होता है 55 से 75, लेकिन इंडिया में हार्ट अटैक होता है 35 से 55 के बीच में, जो पीक एज है। 35 के नीचे भी अब यंग हार्ट अटैक्स हम लोग देख रहे हैं। कारण कई हैं। सबसे पहला कारण होता है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, जिनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। नॉन मॉडिफाइबल में हो गया जेनेटिक्स। अगर जरूरी नहीं है आपके माता जी को, पिताजी को हार्ट की डिजीज हो, किसी को भी हो, मामा को, चाचा को, अगर 60 से पहले हार्ट की डिजीज है तो आपको हार्ट अटैक होने का चांस 3 गुना ज्यादा है। दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स के बाद जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो होते हैं वो होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर 120/80। इंडिया इज द हाइपरटेंसिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 10 करोड़ पॉपुलेशन है, जनसंख्या है जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। उसमें से केवल 1/3 लोगों को पता होता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है। उस 1/3 लोगों को में से ही उन्हीं को सिम्टम्स आते हैं, यानी 1/3 को सिम्टम आते हैं, 2/3 को सिम्टम नहीं आते हैं। बड़ी बार ऐसा होगा कि एक पेशेंट आता है 170/110 मेरा बीपी है, डॉक्टर साहब मेरे को फील नहीं हो रहा, मेरा बॉडी यूज टू है, मुझे फील नहीं हो रहा। तो वो लोग बदकिस्मत हैं। क्यों? क्योंकि उनको चेतावनी नहीं आती है और पहली बार उनको होगा तो हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक होगा। दूसरा डायबिटीज। इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 20 करोड़ डायबिटिक पॉपुलेशन हमारे पास है और सबसे ज्यादा मेन हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं जैम्स पॉपुलेशन में। जैम्स होते हैं JAMS। जे मतलब जैन, ए मतलब अग्रवाल, एम मतलब महेश्वरी, एस मतलब शर्मा। अब ये चारों पॉपुलेशन प्रिडोमिनेंटली टी टोटलर्स हैं। ना ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, नॉनवेज भी नहीं लेते हैं, लेकिन डाइट इनकी वेजिटेरियन के नाम पे कार्बेटेरियन डाइट है। वेजिटेबल नहीं खाएंगे, आलू पूरी, समोसा, चाट, कचौड़ी। अब ये इनके नाम पे ये वेजिटेबल है। इनके खाने में ना वेजिटेबल्स हैं ना फ्रूट्स हैं। तो हमारी डाइट में वेजिटेबल, फ्रूट्स, रॉ सैलेड्स होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। एक कहावत है 80% ऑफ द एब्स आर मेड इन द किचन, यानी जो आप खाना खाते हैं वही आप दिखते हैं, वही आपके अंदर जमा होता है। तो अगर आप कोई लोग बोले कि मैं कुछ भी खा लेता हूँ और मैं फिर 20% मैं बर्न कर लेता हूँ एक्सरसाइज करके, वो गलत बात है, वो नहीं हो सकता। बिकॉज अगर मैं अगर 1 घंटा भी ट्रेडमिल के ऊपर भागूं तो भी 200-250 कैलोरी बर्न करूंगा। 250 कैलोरी का मतलब है 1 कप कोक का या 1 कप पेप्सी का। अब तीसरा आता है उसके बाद फैक्टर एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में जैसे मैं गुड़गांव से हूँ, गुड़गांव में जो रूरल एरिया है और अर्बन एरिया है। अर्बन एरिया में 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एथलीट, एक होता है न्यू एथलीट। न्यू एथलीट का मतलब है जो 30-35 साल के बाद एक्सरसाइज शुरू करता है और वो फिर शुरू में एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, 10-12 साल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुई, 35-40 साल के बाद सोचता है मैं जिम जाऊंगा, फुल मैराथन करूंगा और एक ही दिन में 0 से हीरो बन जाऊंगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपना कंपटीशन सोचता है कि मेरा कंपटीशन एक फोटोशॉप कॉपी ऑफ अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ है या अपने जिम ट्रेनर के साथ है। नहीं, उसका कंपटीशन उसके अपने आप से है। अगर मैं उसी टाइम पे अगर जैसे मेरी एज है, अगर मैं 50 एज हूँ या 51 मेरी एज है, तो 220 - 51, 220 - एज इंटू 85%। 220 - 51 हो गया 169, 169 का 85% हो गया 145। अगर कोई भी एक्सरसाइज 145 के ऊपर जा रही है तो मेरे लिए हार्ट को नुकसान कर रही है। तो अगर मैं जिम में जा रहा हूँ, प्री वर्कआउट का सेवन मेरे लिए नहीं है। न्यू एथलीट 30 साल के बाद है, प्री वर्कआउट नहीं लेंगे। न्यू एथलीट है, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड्स का सेवन नहीं लेंगे। आजकल के
मॉडर्न डे में क्वैक्स जैसे पुराने जमाने में नीम का हकीम होते थे, आजकल मॉडर्न डे क्वैक्स हमारे जिम ट्रेनर हैं या हमारे डाइटिशियंस हैं, वो बोलेंगे आप 10 अंडे खाओ, 12 अंडे खाओ, प्रोटीन इंटेक बनाओ, तो इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन विल बर्न योर किडनीज। फैंसी फैंसी प्रोटीन के पाउडर जिनमें अंदर में चाहे वो शुगर फ्री लिखा होता है, उसमें भी फिर देयर फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फुल ऑफ शुगर्स, अननेसेसरी हाइक्स अप योर शुगर्स। प्री वर्कआउट से इट टर्न्स यू इनटू अ बीस्ट मोड, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और उसी के साथ अगर गलती से आपने अल्कोहल का सेवन कर लिया तो सडनली एकदम मुंह से झाग निकलेगी एंड सडन कोलैप्स होगा। बड़ी बार होता है जिम में बोलते हैं एसी ऑफ कर दो, पसीना निकलने दो, गर्मी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, विच इज अ फर्टाइल मिल्यू फॉर अ हार्ट अटैक। उसी अच्छा। तरह अब ये हो गया एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में भी हमें अब 3 तरह से, न्यू एथलीट को 3 तरह का एक्सरसाइज करना है। एक होता है 2 दिन का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 2 दिन का एरोबिक्स, एरोबिक का मतलब हो गया पुशअप, पुलअप, बर्पीज, क्रॉस ट्रेनर, जुम्बा, पिलाटेस, और 2 दिन योगा का, मेडिटेशन का, प्राणायाम का, ब्रीदिंग का ध्यान करना है। तो इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 थिंग्स, इट कैन नॉट बी वन थिंग ओवर द अदर। तो ये हो गया तीसरी एक्सरसाइज। और चौथा डाइट का, जैसे मैंने आपको बताया डाइट के बारे में। आपका प्रश्न था, दूसरा प्रश्न था कि कोरोना की वजह से हो रहा है कि नहीं। ये बहुत मुश्किल है कहना कि कोविड की वजह से हार्ट का अटैक हुआ है या कोविड की वैक्सीन की वजह से हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि इससे क्या होता है, हमारी हार्ट की धमनियां जो हैं उनमें, लेटर से मेरे में 30% ब्लॉकेज है एज में, जी। मेरे पिताजी 50% ब्लॉकेज है, थिक कैप ब्लॉकेज है, 50 का 60 होगा, 70 होगा 10 साल बाद। लेकिन जो थिन कैप ब्लॉकेज, पतली झिल्ली वाला ब्लॉकेज है, चाहे कोविड की वजह से है, अब एकदम इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, वीकेंड मैराथन, वीकेंड बिंज ड्रिंकिंग, 30% का प्लाक रप्चर करेगा, बम फटेगा, 100% और गेम ओवर। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अपने 4 नंबर जानिए, उनका केवाईसी होता है, वैसे अपने 4 नंबर जानिए। पहला नंबर है पल्स, दूसरा ब्लड प्रेशर, तीसरा शुगर, और चौथा वॉकिंग डिस्टेंस अगर आप 50 के ऊपर हैं, रनिंग डिस्टेंस अगर आप 50 के नीचे। अच्छा, तो कुल मिलाकर बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एजुकेशन की बड़ी समस्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा जितनी सारी चीज़ें आपने बताई हैं, मुझे लगता है अगर ये इन सब चीज़ों का प्रसार प्रचार हो जाए तो बहुत अच्छा ही रहेगा। डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल उत्तराखंड के मेडिकल डायरेक्टर हैं। शर्मा जी, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। अभी डॉक्टर अमित भूषण ने एक मॉडर्न एज के लोगों की जो समस्याएं हैं, ज़्यादातर जो लोग वो कह रहे हैं कि अचानक किसी को शौक सवार हो गया कि भाई 40 साल की उम्र के बाद वो ज़रा हीरो जैसा दिखने लगे, कल्ले बल्ले दिखने लगे, पुराने ज़माने में जिसे कहते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि क्या भारत में जिस तरीके से हृदय रोगों को लेकर एक आम ट्रेनिंग, आम चीज़ें, आम जागरूकता होनी चाहिए, क्या इस तरीके की चीज़ों को आप पाते हैं? और मूल ये जो कुछ महत्वपूर्ण वजहें भी दोनों डॉक्टर साहबान ने बताई हैं, इसके तरफ भी कुछ चीज़ें होती हैं क्या? सभी दर्शकों को और मेरी तरफ से हृदय रोग दिवस की शुभकामनाएं। जी। मैं थोड़ा सा पूरा हार्ट के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। बोलिए बोलिए प्लीज। नॉर्मली हार्ट डिजीज जो है वो 3 तरह की होती है। एक तो हम बोलते हैं कंजेनाइटल मतलब सिंस बर्थ। जी। तो उसमें बच्चों के हार्ट में छेद होना या बचपन से ही नीला पड़ जाना, या उसके बाद और दूसरी परेशानियां, बच्चों को सांस फूलना, बार बार इन्फेक्शन होना, खांसी होनी, ये सब एक बचपन में ही लगने लगता है कि ये बच्चा कुछ नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। तो मैं सब कहूँगा, चूँकि हम सिर्फ हार्ट के पूरे में बारे में बात कर रहे हैं, हम बच्चों के हार्ट का भी ध्यान देना है और मिडिल एज का भी ध्यान देना है, यंग का भी ध्यान देना है, और हम लोगों को बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के बारे में भी ध्यान देना है। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में तो मैं यही कहूँगा, जैसे इस तरह के ये चीज़ें आती हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों के कोई खांसी नज़ला जुकाम हुआ, किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास गए तो उन्होंने कहा जी इसके तो दिल में मरमर है साहब, लग रहा है कोई छेद हो गया है, आप इसको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए जी। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर वो बहुत सीवियर चीज़ नहीं है तो घर वाले कुछ पैसे की वजह से भी हो सकता है, कुछ लापरवाही की वजह से भी, कुछ एजुकेशन नहीं होती उसकी वजह से भी उसको इग्नोर कर देते हैं। और होता क्या है, उससे क्या होता है, तो बच्चे का धीरे धीरे जो हार्ट खराब होने लगता है और फिर इस कंडीशन में आ जाता है
कि उसका ऑपरेशन करना भी संभव नहीं हो पाता, और होता तो बहुत बड़ा रिस्की होता है। जी दूसरी बीमारी होती है इन्फेक्शन की वजह से, जैसे नॉर्मली बचपन में बच्चों के जोड़ों में दर्द हुआ या बुखार हुआ, बार बार बुखार, नज़ला, खांसी, जुकाम, तो इसको हम बोलते हैं रोमेटिक हार्ट डिजीज। उसकी वजह से क्या होता है कि रोमेटिक हार्ट डिजीज एट लिक्स ऑन द जॉइंट्स and burn the and it bite on the heart। जी तो वायरल डिजीज जो होती है वो बचपन में ही शुरू हो जाती है, और जो जॉइंट्स में पेन हुआ, आपने इग्नोर कर दिया, डॉक्टर के पास गए, उसको भी पता नहीं है, उसने उठा के आपको दर्द की दवाई दे दी, बुखार उतारने की दवा दे दी। तो उस टाइम भी मैं कहूँगा कि बहुत ही सावधान रहना चाहिए बच्चों के लिए भी, और थोड़ा जो एडल्ट एज होती है, जो 11-12 साल के, 13-14-15 साल के होते हैं जी बच्चे, जी उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि उनका एक ध्यान रखा जाए, और उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तीसरा, जिसका कि आजकल मेन टॉपिक है, हम आप देख रहे हैं कि यंग एज में, इन द एज ऑफ 30s 40s, एक यंग आदमी आया, टीएमटी करने चला गया, या एक अपने कहीं ऑफिस में बैठा हुआ था। मैंने बहुत से कभी कभी ऐसा भी देखा है कि एक हमारे जज साहब थे, बहुत जानने वाले, और वो अपना कोई डिसीजन दे रहे थे कोर्ट में बैठे बैठे, उन्हीं टाइम उनको हार्ट अटैक हो गया। तो ये यंग एज होती है जो 40s के आसपास होती है, और इसमें हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा रोल है स्ट्रेस का। आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जी गया, हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, उसके अंदर संतुष्टि खत्म हो गई है। सुबह शाम हमेशा परेशान रहता है कि कैसे पैसा कमाऊं, कैसे पैसा कमाऊं, नहीं पैसा अगर कमा पा रहे हैं तो दिमाग में टेंशन हो गया। और आजकल मैं देख रहा हूँ 30-30 साल के, 25-25 साल के बच्चे जो काम कर रहे हैं, रात में भी काम करते हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर वर्कर जो दूसरे इंजीनियर्स हैं, नाइट में भी काम कर रहे हैं, चूंकि उनकी नाइट में ही अमेरिका से कहीं बात हो पाती है, और जी दिन में फिर वो ठीक से अपना स्लीप नहीं ले पाते। तो वन ऑफ द थिंग इज चेंज इन स्लीप रेट, या मैं कहूँगा कि आपको प्रॉपर स्लीप, जिसको हम कहते हैं कि 8 घंटे की नींद, 7 घंटे की एटलीस्ट मिनिमम लेनी चाहिए, वो नहीं ले पा रहे हैं, और वहाँ बैठे बैठे अपना जगने के लिए स्मोकिंग भी कर रहे हैं, कॉफ़ी के ऊपर कॉफ़ी पिए चले आ रहे हैं। पता चला कि ब्लड प्रेशर भी हो गया, और खाना पीना भी ऐसा ही कि जो है आप मंगा लीजिए, होटल से मंगा लीजिए, नाइट में भूख लगा तो, या घर में भी आजकल रिवाज हो गया कि लोग बाग जो है वो दोनों मियाँ बीवी खाने कमाने, पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। घर में एक प्रॉपर हेल्दी मील आपको मिल नहीं पा रहा है, आप बाजार से मंगाते हैं, उसमें ये पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का भरा है कि किसी चीज़ का भरा है, क्या है, जी किसी में नमक कम है या किसी में बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हम आजकल देखने में जान पा रहे हैं। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर त्रिवेदी ने भी बताया कि, और हमारे दूसरे सहयोगी डॉक्टर साहब डॉक्टर शर्मा ने भी बताया है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज वन ऑफ द फैक्टर। नंबर 2 इज डायबिटीज इज अनकंट्रोल्ड। नंबर 3 hypertension is uncontrolled, patient is having problems। उसके साथ साथ नॉन मॉडिफाइबल डॉक्टर के बारे में भी, फैक्टर्स के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया कि वी हैव टू फाइंड आउट दी सो मैनी, जिसको कहते हैं 3 पीढ़ियों तक बीमारी चली जाती जी है। जी तो जी ये मदर को नहीं जेनेटिक है, कहते हैं, जेनेटिक। नाना को होगी, दादा को होगी, किसी को तो होगी। तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर के जो हमारे जीन्स चले आते हैं, वो बाद में एक हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाए जिसमें कि वो जीन्स दोबारा जो है अपने उभर के चले आए, तो उसका भी एक बड़ा फैक्टर रहता है। तो मैं तो यही एक एडवाइस करूंगा कि हर आदमी को हर स्टेज पे हार्ट डिजीज हो सकती है, हर एज में हार्ट डिजीज हो सकती है, और हर हार्ट डिजीज के बारे में हर आदमी को एजुकेटेड होना चाहिए, हर आदमी को अलर्ट रहना चाहिए। जी आजकल जो जितने भी नई नई चीजें चली आ रही हैं ऑपरेशन के बारे में, हार्ट के बारे में, वो बड़ी सुविधा हो गई है जो कि बहुत पहले नहीं थी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर त्रिवेदी ने बताया कि पहले
गैस गैस करके लोग बाग अपना चूरन चटनी चाटते जो है वो डिजीज हो जाती है। स्पेशली ये राइट कोरोनरी जब बंद होती है तो उसका पेन जो है स्टमक में जाता है, और लोग बाग समझते हैं गैस का दर्द है, गैस का दर्द है। तो ये सब चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। हार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट ठीक बात है। उसका फंक्शन है, क्योंकि इज द मेन पंप और मेन जनरेटर ऑफ योर हार्ट ठीक बात है। और बॉडी। अगर हार्ट ही फेल हो जाता है तो सब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, निश्चित तौर पर। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि जितने भी, अगर जरा सा भी आपको लगता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये एकदम अच्छे डॉक्टर में दिखा के उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के आश्वस्त हो जाना चाहिए आपको कि आपको हार्ट डिजीज नहीं है। जी जी और जी। आजकल जो एक्स्ट्रा वर्क जो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ठीक, जरा सा जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया कि अरे 20% प्लाक की तो है, कोई बात नहीं तुम काम कर लो। अब 20% प्लाक इज मच मोर डेंजरस। वो जब रप्चर होता है तो सीधे उसमें क्लॉट बनता है और हार्ट अटैक होता है। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन यंग एज। आजकल जो चला आ रहा है कि वैक्सीन से हो गया है, उसके ठीक लिए है। तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। हाँ, उस पर डॉक्टर साहब कोई बोलने को तैयार नहीं है, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, कोरोना वैक्सीन के बाद मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल उत्तराखंड के मेडिकल डायरेक्टर हैं। वो कह रहे हैं कि एजुकेटेड हार्ट के बारे में एजुकेटेड करना चाहिए, लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। मुझे लगता है भारत में हार्ट के बारे में, कि हार्ट के डिजीज़ के बारे में एजुकेशन तो मुझे लगता है कि जीरो ही है। सामान्य तौर पर CPR कैसे किया जाए इसका भी कहीं कोई आता पता नहीं है, और धड़ा लोग हार्ट अटैक में जाने जा रहे हैं। बहुत अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 10 करोड़ लोग हाइपर टेंशन का शिकार हैं। अब पता नहीं इसमें कितने लोग हार्ट का मतलब दिल पकड़ कर बैठे हुए हैं, हार्ट अटैक का इंतजार कर रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ये जितनी तस्वीरें अभी आपने देखी हैं ये डराने वाली हैं। कोई मैदान में कोई नाचते नाचते रामलीला का कलाकार बैठते हुए बिल्कुल मंच पे बैठे हुए हैं, लुढ़क गए। ऐसी तस्वीरें मुझे नहीं लगता है कि पहले आती थी, लेकिन बहुत कम। इधर कोरोना के बाद बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि भारत में तो ये मानने को कोई तैयारी नहीं है। जो मेडिकल फैकल्टी के लोग हैं वो पता नहीं क्यों डरे सहमे हैं, इस पर बोलते नहीं हैं। जबकि दुनिया के अन्य देशों में अगर देखा जाए तो मेडिकल फैकल्टी के लोग बहुत मुखर होकर बोलते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। मेहमानों को स्क्रीन पर लाया जाए। डॉक्टर अमित भूषण अगर हैं तो मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा। डॉक्टर अमित भूषण, मुझे आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, अमित भूषण है नहीं। डॉक्टर त्रिवेदी, भारत में जो एक तो एजुकेशन की बात है, डॉक्टर शर्मा ने कहा कि एजुकेशन की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि हार्ट को लेकर, हृदय रोगों को लेकर, या किसी को हार्ट अटैक सडन पड़ जाए तो CPR को लेकर कोई एजुकेशन प्रणाली अब तक डेवलप हो पाई है, विकसित हो पाई है क्या डॉक्टर त्रिवेदी? नहीं, ऐसा जैसा आप कह रहे हैं उस तरह की प्रणाली कोई सरकारी लेवल पर या मेडिकल काउंसिल के लेवल पर अभी ऐसी कोई प्रणाली नहीं बनाई गई है कि एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से सबके पास पहुंचाया जा सके। CPR वगैरह की ट्रेनिंग अक्सर लोग देते रहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली प्रिकॉशन, जहाँ तक हेल्थ से रिलेटेड प्रिकॉशन है, ये एडल्ट होते ही, आप ये समझिए कि कायदे से तो ये 20 साल की उम्र के बाद ही सबको पता होना चाहिए कि हमें आगे आने वाली बीमारियों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से जिनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब है,
जिसको 20 साल की उम्र में चेकअप कराना ही जरूरी है। सब कुछ ठीक होता है तो फिर 5-5 साल में कराते रहते हैं। अगर कोई बीमारी निकल आती है तो फिर एनुअल चेकअप कराया जाता है। ये अगर 40 तक कोई बीमारी नहीं निकली तो 40 के बाद फिर हर साल चेकअप जरूरी होता है। उसके पहले आज 5-5 साल में भी करा सकते हैं, 20 साल के बाद, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह की बीमारी और ब्लड प्रेशर की बीमारी ज्यादातर लोगों में ये 20-25 साल की उम्र से ही थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक इग्नोर हो जाती है क्योंकि चेकअप नहीं कराया होता है। जी। तो इसलिए एजुकेशन ये कायदे से तो कॉलेज या ग्रेजुएट लेवल जी पर ही जी लोगों को जी पता रहना चाहिए जी, मेरा कि मेरा मकसद यही आपसे सवाल पूछने का। जी। कि कम से कम एक चैप्टर हो, चाहे कुछ ही पेज का, कि आगे ये वाली बीमारियां आपकी जिंदगी को खतरनाक कर सकती हैं या खतरा पैदा कर सकती हैं या आपकी उम्र को कम कर सकती हैं, और ये बीमारियों से कैसे बचा जाए। तो उनमें बस खाने पीने पे ध्यान देना, वजन पे कंट्रोल करना, ये अगर ग्रेजुएट बच्चों या जो 11-12 पे हैं उनके दिमाग में बैठा दिया जाए कि ये बीमारियां कितनी भयानक होती हैं और कितना बड़ा नुकसान करती हैं। उनके परिवारों में भी बच्चों ने देखा होता है कि किसी के पिता को 45 साल की उम्र में नहीं बचे, उनके परिवारों को देखिए क्या हाल होता है। तो ये अगर 11th और 12th और ग्रेजुएट बच्चों को अगर पहले से पता हो कि ये बीमारियां हमको 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद पकड़ लेंगी अगर हम अभी से सावधानी नहीं करेंगे, तो इसलिए ये एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम तो चाहते हैं कि हम तो मतलब सजेस्ट करेंगे कि एक 2-4 पेज का एक प्रिवेंटिव एक आर्टिकल होना चाहिए हर क्लास में। हाँ, और स्कूल लेवल पर, स्कूलिंग के दौरान जब बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं, स्कूलिंग के दौरान भले ही हफ्ते में 2 पीरियड हों, लेकिन कम से कम इस तरह के पीरियड जरूर होने चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए इसको लेकर। हाँ, एक चैप्टर ही काफी है कि कौन कौन सी बीमारियों आपको बचा सकती हैं, कैसे आप बच सकते हैं, इसमें एक चैप्टर ही काफी है। जी 11-12 लेवल पर। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बात, बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि लगातार विश्व में कोरोना के बाद हार्ट अटैक की संख्या, मौतों की संख्या बढ़ने की बातें आ रही हैं। तमाम माध्यमों से हम और आप खबरों को पढ़ते रहते हैं। भारत में भी अचानक बाढ़ सी आ गई है इन सब चीज़ों को लेकर। एक तरफ देखिए, ऐसा है कि इसका जब तक हम लोग एज ए डॉक्टर या जब तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है तब तक उस टॉपिक पर कोई अपना कमेंट नहीं करते। ये कोई मन की बनाई हुई बातें हम लोग पब्लिक में नहीं कह सकते जब तक कोई साइंटिफिक डॉक्यूमेंट हम लोगों के सामने ना हो। लेकिन ये जानते हैं कि कोरोना के पीरियड के बाद हार्ट अटैक के चांस बढ़ा है, जिसमें शायद वैक्सीन का रोल तो नहीं है, लेकिन कोरोना बीमारी के समय में बहुत बड़ा फैक्टर था कि सबकी फिजिकल एक्टिविटी रुक गई थी और मानसिक तनाव एक चरम सीमा पर था, जो किसी ने अपनी लाइफ में ना कभी भोगा होगा वो मानसिक तनाव, ना आगे वो भोगने को शायद ना मिले। तो ऐसा मानसिक तनाव जरूर कहीं ना कहीं दिल को और शरीर को जरूर इफेक्ट करता है, और सबसे ज्यादा मानसिक तनाव का इफेक्ट सब हम लोग जानते हैं कि हृदय पर ही पड़ता है, इसलिए हृदय रोग बनने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है ऐसे। तो लेकिन उसको डायरेक्ट लिंक करना कि कोरोना वायरस से हुआ है या वैक्सीन से हुआ है वो सही नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि कोरोना के बाद इसका इंसिडेंस बढ़ गया है, ये पाया गया है कि हार्ट अटैक थोड़े ज्यादा हुए हैं, जो हम अपने लेवल पर ये सोचते हैं कि शायद ये बहुत भयंकर मानसिक तनाव से लोग जो गुजरे हैं, जिनको परिवार उजड़ गए हैं, जिनके उनको ये हार्ट डिसीज होने का चांस नेचुरली ज्यादा होगा। जब कभी मानसिक तनाव जिन लोगों को ज्यादा रहता है, हार्ट डिसीज होने का चांस ज्यादा ही रहता है, क्योंकि दिमाग का जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं तनाव के समय पे वो हार्ट डिसीज को बढ़ाते हैं। और इवन कार्डियक अरेस्ट, बिना हार्ट डिसीज के भी कार्डियक अरेस्ट पॉसिबल है अगर मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये भी इस तरह भी हो जाता है कि मान ली डिजीज नहीं है, अचानक हार्ट डिसीज नहीं है, तब भी अगर मानसिक तनाव ज्यादा है तो एरिथमिया बोलते हैं उसको हम लोग, कि हार्ट अटैक के बाद भी अगर किसी की मृत्यु होती है तो एरिथमिया की वजह से होती है, हार्ट वाइब्रेट करने लगता है। अच्छा। हार्ट अटैक के बाद भी, अदरवाइज हार्ट अटैक से सबकी मृत्यु नहीं होती। मतलब हार्ट अटैक हुआ और 10% लोग नहीं बचे, तो वो वही है जिनको हार्ट की बीट इरेगुलर हो गई है या हार्ट वाइब्रेट करने लगा। तो ये बिना हार्ट अटैक के भी मानसिक तनाव में पॉसिबल है कि हार्ट एकदम से वाइब्रेट करने लगता है और फंक्शनिंग बंद कर देता है, पंपिंग उसकी एकदम से डाउन हो जाती है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो इसकी मूल वजह डॉक्टर साहब तनाव है, इसकी मूल वजह तनाव है डॉक्टर साहब।
जी इसके मूल वजह तनाव है। हाँ, मेरे हिसाब से ये तनाव और इन नंबर वन पे रहा है। कोरोना पीरियड में, 1-2 साल के पीरियड में सभी लोगों ने इतना तनाव देख, कुछ लोग जिनको तनाव नहीं रहा होगा किसी वजह से, वो शायद बच गए होंगे, लेकिन दुनिया के आई थिंक 80% लोग तो तनाव में रहे ही होंगे। तो जी नेचुरल है कि जी, हार्ट अटैक का चांस तो बढ़ेगा, उसका असर तो बाद में ही मालूम पड़ेगा उस तनाव का। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी की तरफ मैं जाऊंगा। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर त्रिवेदी साहब ने कहा कि भाई बिना अध्ययन के हम ऐसे कैसे कुछ कह भी नहीं सकते, मेडिकल फैकल्टीज़ जिम्मेदार लोग हैं, वो कैसे कह सकते हैं, आप भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। लेकिन मूल समस्या ये है ना कि अगर रेगुलर केसेस आते हैं तो भारत में कोई बहुत स्पीडी स्टडी भी नहीं होती, जहाँ तक मैं जानता हूँ। आप लोग अगर मुझे बताएं तो मैं अपनी आंखों को और खोल लूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ अगर कोई लगातार सडन इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो उस पर कोई स्टडी कहीं चल नहीं रही होती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मान लो हम स्टडी करके कोई रिपोर्ट लाएंगे, ये कहीं सरकार के खिलाफ जाएगी, कहीं सरकार के पक्ष में जाएगी। तो ये सब गणित भी बहुत चलता है भारत में। डॉक्टर शर्मा, आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है और उसके ऊपर हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में है, इसमें काफ़ी डिबेट भी चल रही है। जी और जहाँ तक मुझे पता है ऑल ओवर वर्ल्ड इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि क्या कोरोना वैक्सीन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जब तक के स्टडीज़ का कोई रिजल्ट नहीं आ जाता, आप मेडिको लीगली या किसी भी रूप से आप इसको हाँ या ना में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर त्रिवेदी ने, कि इसके लिए बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो स्ट्रेस है। मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेंटल स्ट्रेस से क्या होता है, जो नेगेटिव थॉट्स आदमी के दिमाग में आते हैं उससे कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जिसको हम एड्रेनलिन और नॉरलिन के नाम से भी जानते हैं, जी कि आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, आदमी की हार्ट रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, मैं एक शुद्ध देसी भाषा या उसमें कहूँगा कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई पंप है जिसकी स्पीड आपने 50 रखी हुई है, आप जानेंगे कि उसकी लाइफ एक ज़्यादा रहती है। अगर मान लीजिए आपके हार्ट की स्पीड या पंप की स्पीड 50 के बजाय आप उसको 100 रखेंगे तो एक उसकी लाइफ कम हो जाती है। उसके अलावा उसके ऊपर दूसरा ज़्यादा काम करने के लिए भी जब ब्लड प्रेशर होता है तो हार्ट को एक अगेंस्ट प्रेशर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसके ऊपर भी हार्ट का ऊपर, जिसकी वजह से भी हार्ट के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। एक ये भी बड़ा फैक्टर होता है। फिर दूसरे जो आजकल हम देख रहे हैं कि जल्दी से कहीं भी आदमी काम कर रहा है या टीएमटी कर रहा है, कुछ जल्दी से रप्चर हो गया, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है सर्ज ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाने का एक कारण होता है। चूंकि मान लीजिए आपके कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर 20% का कोई सॉफ्ट प्लाक पड़ा हुआ है और आपकी हार्टरी सडनली, जो कि स्पंदन होता रहता है ब्लड प्रेशर के हिसाब से, जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना हार्टरी को वो फैलाएगा। जैसे फैलाएगा तो उसका रप्चर होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर 140 150 है और सडनली उसका जो है वो 200 250 ब्लड प्रेशर हो गया, तो जो एक क्लॉट, छोटा सा एक प्लाक पड़ा हुआ था, तो वो रप्चर हो जाएगा और रप्चर होकर उसके अंदर एक नैसर्गिक चीज है कि कहीं भी जब कोई चीज रप्चर होती है, कहीं मान लीजिए हाथ में ब्लीडिंग हो गई है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड आता है, ब्लड आके उसमें क्लॉट जमता है, क्लॉट जम के उसको एक पहला स्टेज देता है हीलिंग के लिए। ऐसे ही जो हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर एक रप्चर होगा और रप्चर होने के बाद वहां जाके क्लॉट जाके जमेगा, वो क्लॉट सडनली बंद कर देता है पूरी आर्टरी को और पूरा फ्लो उस एरिया में बंद हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, एक मेजर हार्ट अटैक होता है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके साथ साथ अगर मान लीजिए पेशेंट का एरिथमिया भी हो गया, मतलब उसका हार्ट जो है, जो प्रॉपर गति में चल रहा था वो एक बहुत फास्ट गति में चलेगा या इरेगुलर चलेगा, तो उसकी वजह से भी, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, वो हो जाता है। जिसके लिए तो थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि हर जगह एक डिफिब्रिलेटर भी कोशिश की गई है जहाँ पे भीड़ होती है, जैसे एयरपोर्ट का एरिया है या और दूसरी जगह हैं, डिफिब्रिलेटर रखे गए हैं ताकि अगर वो रिदम उसकी चेंज हो गई है तो उसको
कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी, उसको एजुकेटेड आदमी उसको शौक दे के उसकी रिवाइव कर सके, या सीपीआर की ट्रेनिंग भी पुलिस वालों को या और दूसरे लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा रोल, जैसा मैंने कहा था कि एजुकेशन का होना चाहिए, जो कि डॉक्टर साहब ने भी एक इसके ऊपर इशारा किया है कि हमारा जो शुरू से बचपन में जो दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में हमारे पाठ्यक्रम है, उसके अंदर ये होना चाहिए कि भाई हार्ट की बीमारी क्यों होती है और उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आजकल हम लोगों ने एक मुहिम उठाई हुई है अपने हॉस्पिटल के अंदर, और अपने आसपास के एरिया में हम हर स्कूल में जाके प्रिंसिपल से बात करते हैं कि हम आपके बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं। वहाँ पे हम दो काम करते हैं। एक तो हर बच्चे का जाके मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, देखते हैं कि उसको कोई ऐसी छुपी बीमारी तो नहीं है जो बाद में एक विकराल रूप धारण कर ले। तो हम उसके अलावा बच्चों को बताते भी हैं कि आपका हार्ट डिजीज अगर मान लीजिए ऊपर जाके यंग एज में जाके या उसके ऊपर जाके क्यों हो सकती है, स्मोकिंग का क्या नुकसान है, और एक्सरसाइज एक प्रॉपर करनी चाहिए, एक्सरसाइज उसको करना भी सिखाते हैं, प्रॉपर डाइट के बारे में भी बताते हैं। ये तो हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन अगर ये किसी संवैधानिक लेवल से हो जाए, मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से हो जाए कि एनसीईआरटी की बुक्स में ये चीज़ डाल दी जाए कि आप प्रिवेंशन होनी चाहिए हार्ट डिजीज की और उनका अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा। उसके अलावा बीच बीच में भी जैसे आपने एक बहुत अच्छा आज ये किया है, इसको बहुत लोग देख भी रहे होंगे, उन लोगों की समझ में भी आ रहा होगा। इस तरह के बहुत सारे सम्मेलन और बहुत सारे वो होने चाहिए ताकि एक जनरल पब्लिक को पता चले कि क्या हार्ट डिजीज क्यों हो रही है, उसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, उसमें कहाँ सावधानियां बरतनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये हम अपने लेवल पे तो कर ही सकते हैं, बाकी हम चाहेंगे कि हमारे गवर्नमेंट का भी सहयोग हो जी और उससे एक प्रिवेंशन होगी हार्ट डिजीज की। जी जी जी, कंप्लीट करिए डॉक्टर शर्मा। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा जो हम लोगों को एक भ्रांति रही है कि बहुत ज़्यादा जिसको कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से ये होता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो एक अमेरिका में रिसर्च हुई है, बड़े लार्ज स्केल पे रिसर्च हुई है, कि कोलेस्ट्रॉल का उतना रोल नहीं है, इसमें विटामिन सी का बड़ा रोल है। विटामिन सी जो है एक चीज़ बनाता है बॉडी के अंदर जिसको हम कोलेजन टिश्यू बोलते हैं। कोलेजन टिश्यू का काम क्या है कि जहाँ भी बॉडी के अंदर कहीं भी वियर एंड टियर होता है, ये तो मैं एक ही फैक्टर बात कर रहा हूँ विटामिन सी के बारे में, जहाँ भी वियर एंड टियर होता है उसको हीलिंग करने के लिए सबसे पहले जो वहाँ पहुँचता है वो कोलेजन टिश्यू पहुँचता है। अगर कोलेजन टिश्यू अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो फिर वो एक सैरोगेट टिश्यू जैसे फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, वो जाके चिपकता है उसके अंदर। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको पता ही है, जहाँ एक बार जाके चिपक गया तो उसके ऊपर उसमें एक टेंडेंसी होती है कि और दूसरे कोलेस्ट्रॉल के टिश्यूज को अट्रैक्ट करता है और वो धीरे धीरे बिल्डअप होता चला जाता है। इसलिए विटामिन सी अगर हम खाएंगे और प्रचुर मात्रा में होगा हमारे पास कोलेजन टिश्यूज प्रचुर मात्रा में बॉडी के अंदर हैं, तो जो बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर के सर्ज के वजह से जो एक 200-250 चला गया, उसके अंदर जो उसकी इंटीमा जो अंदर वाली लेयर होती है वो डैमेज होती है, वो उसके हीलिंग के लिए कोलेजन टिश्यू जाके उसको भरेगा, तो उसकी हीलिंग कोलेजन से होने के बाद अच्छी हीलिंग होगी और उसमें चांस नहीं मिलेगा, ब्लॉकेज के चांस नहीं रहेंगे, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने कही है कि विटामिन सी का उपयोग जरूर करें। ये चूँकि कार्यक्रम बहुत एजुकेशन और तमाम चीज़ों को लेकर हमने ये कार्यक्रम रखा है, और आम तौर पर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ये भूमिका निभानी चाहिए एक संवैधानिक स्तर पर। मुझे लगता है कि जो हार्ट और जो अन्य प्रकार की जो बड़ी गंभीर बीमारियां हैं, ख़ासतौर पर जो अभी हार्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसको इसको एक राष्ट्रीय अभियान की तरह हम एजुकेट करें पूरे देश को और बताएं, तो इसमें मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं है, और ये धीरे धीरे इसकी ज़रूरत भी महसूस हो रही है। डॉक्टर भूषण हमारे साथ एक बार फिर से आ गए हैं। डॉक्टर भूषण, तमाम तरीके के मिथ हैं ब्लड प्रेशर को लेकर। बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे फील नहीं हो रहा, ठीक है 170 भी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे भाई हमारा तो 130 100 ये रहता है। बहुत सारे तरीके से, चूँकि आजकल आप बहुत सारे लोग रील्स बहुत देखते हैं, तो इतने लोग इतनी बातें बता देते हैं कि वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या खाएं क्या ना करें, कैसे करें, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, वो मतलब इसी में गोल गोल घूमता रहता है।
अब मूल रूप से ये भी बात कही गई कि एक दवा लॉबी है, ड्रग लॉबी है, उसने कुछ मानक ऊपर नीचे कर दिए हैं, इस तरीके की बातें आती हैं डॉक्टर भूषण। हाँ जी सर, आपने बिल्कुल ठीक बताया, कई मिथ्स होते हैं। सबसे पहला तो मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर। तो ब्लड प्रेशर की चेतावनी जो है केवल 1/3 लोगों को आती है, 2/3 लोगों को चेतावनी नहीं आती है। दूसरा, यंग पेशेंट्स में पहले ट्रेडिशनल टीचिंग होती थी कि एक बार ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू हो गई तो लाइफ लॉन्ग होती है, पर अब ये देखा जा रहा है कि कई बार अगर आप रिवर्सिबल फैक्टर्स कंट्रोल कर लें, खासतौर पे यंग पेशेंट्स में वेट कंट्रोल कर लें, एक्सरसाइज प्रॉपर कर लें, पसीना निकलेगा, बॉडी का सॉल्ट निकलेगा और मेंटल पीस अगर हो जाए, तो उस वजह से क्या होगा कि हम लोगों की ब्लड प्रेशर की मात्रा रिक्वायरमेंट की कम हो सकती है और कई बार ब्लड प्रेशर रिवर्सिबल भी हो सकता है। दूसरा एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है कि अगर आपको तो ऑलरेडी 3 या 4 दवाएं चल रही हैं तो एक नई पद्धति है जिसका नाम है रीनल डीनर्वेशन, ट्रांस रीनल डीनर्वेशन, जो हम अपने सेंटर में करते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 3 या अधिक दवाइयों के मोहताज है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, एंड ऑर्गन डैमेज है। एंड ऑर्गन डैमेज का मतलब है अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सबसे पतली नसें दिमाग की होती हैं तो स्ट्रोक हो सकता है, सबसे पतली नसें आँख की होती हैं तो आँख में ब्लीडिंग हो सकती है, नाक की होती है तो नाक में ब्लीडिंग हो सकता है, या किडनी फेलियर हो सकता है। अगर इसमें एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है, 3 ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो एक रीनल डीनर्वेशन नाम की पद्धति से हम लोग किडनी की नसों के आसपास जाके उनको 55 to 60 डिग्री टेम्परेचर पे एब्लेट करते हैं और हमेशा के लिए उसको खत्म करते हैं। अच्छा, दूसरा मिथ है कि अगर जो है अगर किसी का तो इसके बाद क्या फिर वो ब्लड प्रेशर काबू में आ जाता है जैसा इस थेरेपी के बाद में? तो हाई ब्लड प्रेशर का सोर्स होता है या तो किडनीज या हार्ट। अगर किडनीज के अंदर एडर्जिक सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं जो बेसिकली सिंपैथेटिक ड्राइव करती हैं और ये इरिटेबल नर्व्स फोकस ले जाती हैं ब्रेन की तरफ और हाई ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स को करती हैं। अगर आपको कुछ भी कोई स्ट्रेस होगा तो आपका ब्लड प्रेशर का रिस्पॉन्स एग्जैगरेट हो जाता है। इसमें हम लोग उसमें जाके जहाँ देखते हैं कहाँ से एक्साइटेबल नर्व्स आ रही हैं, जिनमें पोटेंशियल कितना है, उनको गर्म किया जाता है और 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करके एब्लेट करके उन नसों को शांत किया जाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर का रिस्पॉन्स ब्लंटेड होगा और आपका रिएक्शन टू ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स नहीं होगा। वेगल मैनूवर्स बोलते हैं इसको, कि जिससे कि आपकी जो अपनी बॉडी की सिंपैथेटिक ड्राइव कम हो जाएगी और उससे जो है आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये उन लोगों को दिया जाती है थेरेपी जिनका ब्लड प्रेशर 3 या अधिक दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है या इनको एंड ऑर्गन डैमेज हो चुका है, तो उन केसेस में हम लोग रीनल डीनर्वेशन की पद्धति करते हैं। जी 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 जी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक आम आदमी इसका ब्लड प्रेशर का कोई उम्र से लेना देना है कि साहब 50 साल का है तो इतना चलेगा, 20 साल का है तो इतना चलेगा, ये भी मिथ रहता है एक तरीके से लोगों में। हाँ, ये भी है कि अगर कई बार जरूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर जो अगर 20 के नीचे है तो हमारा नॉर्मल जो है ब्लड प्रेशर 20 साल के अगर नीचे है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 100/70 होना चाहिए। अगर हम लोग 20 साल के ऊपर हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। यंग एज में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, तो यंग एज की वैल्यू अगर होगी 130/85 तो उस 85 में भी आपको हेडेक हो सकती है, उस 85 में भी ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। तो आपको वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। 85 इज नॉट अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर अ यंग पेशेंट। उसी तरह ओल्ड पेशेंट्स में 60 के बाद आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा और नीचे वाला कम रहेगा। तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर रहेगा 140/150/6 और नीचे वाला 60/70 रहेगा, तो वो वाइड पल्स प्रेशर होता है। एल्डरली एज ग्रुप में हम लोग 140 तक जा सकते हैं। यंगर एज ग्रुप में हमें 120/80 पे कंट्रोल करना बहुत अनिवार्य है। उसमें नॉर्मल चीजें जैसे सॉल्ट हो गया, अचार, चटनी, पापड़, पैकेज फूड्स, सब पैकेज फूड्स में हिडन सोडियम होता है, चाहे सूप्स ले लें चाहे सॉसेस ले लें, उन सब में हिडन सोडियम होता है, तो उसको अवॉइड करना है। हाइड्रेशन अपनी रखनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग को अवॉइड करना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर में हम लोग कहते हैं कि अवॉइड फास्टिंग, अवॉइड फीस्टिंग, ईट बाय द क्लॉक, यानी आप घड़ी के हिसाब से खाइए। आप खाना खाइए जब आपको, हम खाना खाते हैं जब हमें भूख लगती है। हाई ब्लड प्रेशर का मरीज 2-2, 3-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहे। डिहाइड्रेशन को अवॉइड करे, एम्प्टी स्टमक टी कॉफी को अवॉइड करे और एक्सरसाइज नॉर्मल रोज रूटीन में करते रहे और ब्लड प्रेशर को नापते रहे। अच्छा, एक जो बड़ा महत्वपूर्ण एज ग्रुप है, मेरा अंतिम सवाल है इस कार्यक्रम का डॉक्टर भूषण आपसे, कि 40 से 50 साल वाले, अब वो बहुत आपस में, मान लीजिए उनकी बीवी ने कहा कि साहब तुम्हारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ज़्यादा नहीं, ये तो इतना ही होता है, तो उनको कितना रखना चाहिए, उनको कितना मेंटेन करना चाहिए, 40 से 50 या 45 से 55 इस एज ग्रुप वाले? 120/80 इज योर यूजुअल ब्लड प्रेशर।
अगर 120/80 की जगह 85 भी हो रहा है, उससे भी आपको कई बार हेडेक हो सकती है, उससे भी आपको रिस्क बन सकता है। एक ट्रायल आया है स्प्रिंट स्टडी, जिसमें बताया गया है कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से होना चाहिए कम। एक ये एक मिथ है कि अगर एक बार ब्लड प्रेशर मेडिसिन हमने शुरू कर दी तो लाइफ लॉन्ग चलेंगी। पहले बोलते थे, लेकिन अब ये कहा गया रिसर्च स्टडीज में कि अगर आप अपना ब्लड प्रेशर अपनी लाइफस्टाइल के द्वारा आप काफी हद तक अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे पहला स्टेज होता है हार्ट डिजीज का या ब्लड प्रेशर का, स्टेज ऑफ डिनाइल। मेरे को नहीं है, पड़ोसी को है। उससे बाहर निकलिए, उससे हेड ऑन देखिए कि भाई क्या दिक्कत है। मेंटल जिमिंग यानी योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी वाइटल है, अलॉन्ग विद फिजिकल एक्सरसाइजेस टू गेट द ब्लड प्रेशर डाउन। ब्लड प्रेशर का मेंटेन रखिए, ब्लड प्रेशर पल्स का चार्ट बनाइए, और आपकी ब्लड प्रेशर की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली कम हो सकती है सबसे। सर पल्स कितने होने चाहिए डॉक्टर साहब? तो पल्स हमारा होना चाहिए सर, पल्स हमारी चाहिए 60 to 70 रेस्टिंग पल्स होनी चाहिए। जितनी अच्छी नीचे पल्स रहेगी उतना बेटर है, उतना हम लोगों को हार्ट डिजीज होने का चांस कम होता है। एथलीट्स को पल्स रेट 60 to 70 पल्स रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भूषण, डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर शर्मा। तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। दर्शकों का बड़ी महत्वपूर्ण और सार्थक चर्चा हुई। इस चर्चा में 2-3 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण निकले। एक तो आज विश्व हृदय रोग दिवस है, और मुझे लगता है कि शायद के न्यूज़ एकमात्र चैनल है इस देश में जो इस पर इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा है। बाकी तमाम अपने अपने एजेंडा, अपने अपनी चर्चाएं हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि मीडिया जो पब्लिक हेल्थ है उस पर बात नहीं करता, वो बिल्कुल बात नहीं करता। ये बहुत ख़राब बात है। बात करनी चाहिए मीडिया को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का प्रसार हो, लोग एजुकेटेड हों, अपने बारे में जानें। और दूसरा, अगर हमारे यहाँ 10 करोड़ लोग ब्लड प्रेशर को लेकर परेशान हैं, या 20 करोड़ फला बीमारी को लेकर परेशान हैं, तो ये 2-3 बीमारियों को लेकर एक राष्ट्रीय अभियान क्यों नहीं बनाया जा सकता? सरकारें शुरुआत करें, हमारे आप जैसे लोग, तमाम लोग इसमें जुड़ें, तो मुझे लगता है एजुकेशन से बहुत सारी समस्याओं का भी निदान हो जाएगा। और CPR या अन्य जो ट्रेनिंग है, इनको स्कूलिंग लेवल से भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस चर्चा के ये नतीजे निकल कर आए। तो आप विचार कीजिएगा, अपने दिल को थाम के रखिएगा। थाम के मतलब स्वस्थ रखिए, वेट कम कीजिए, खान पान अच्छा कीजिए, और ज़रा सी कहीं गड़बड़ हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।